Description of 5-year plans. Description of 5-year plans. First plan, 1951 to 1956. Objectives. The first 5-year plan. Period was 1951 to 1956. The highest priority of this plan was agriculture. Including irrigation and power projects. The target growth rate was 2.1%, and the achieved growth rate growth rate 3.6. This plan is known as Harrod-Domer model. Second plan, 1956 to 1961. This plan period was 1956 to 1961. This is based on Nehru Mahalanobis strategy. In this plan, priority was
was given to industries and minerals. And second priority was given to transport and communication. It was moderately successful. The target growth was 4.5 and achieved only 4.1. 4.1. हम 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं, इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान डिस्क्रिप्शन है यहाँ। ऑब्जेक्टिव, उस प्लान के ऑब्जेक्टिव क्या थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पीरियड कब से कहाँ तक था, 1951 1956। इस प्लान में द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ दिस प्लान वाज गिवन टू एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट। इस प्लान में फोकस किया गया। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस किस पे था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसलिए हर प्लान को हमने पढ़ना है और याद भी रखना है फोकस किस पे था। एग्रीकल्चर इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट जो हमारा टारगेट था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में वो था 2.1% जीडीपी ग्रोथ और हमने अचीव किया है 3.6%। जो इस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ है 2025 में वो है 2.7%। मीन्स दैट वी आर 75 ईयर्स अहेड ऑफ पाकिस्तान। क्यों हम 75 साल पाकिस्तान से आगे हैं। उन जो हमारी जीडीपी ग्रोथ 1951 में थी हमने अचीव किया 3.6%। 3.6% हमने हासिल किया और पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 2025 में है 2.7%। और बहुत सारे पाकिस्तान के वो टीवी एंकर्स बैठते हैं डिबेट करने के लिए इंडिया से। और भाई किस बात पे आप डिबेट कर रहे हो, अपने आप को खुद देखो आप कहाँ खड़ा है। अपने मन में डूबकर पाजा सुराग की जिंदगी, तू अगर मेरा ना बनता ना बन अपना तो बन। अपने अंदर झांक कर देखो आप कहाँ पे खड़े हो। जो हमारी जीडीपी ग्रोथ 51 और 56 में है वो आपकी जीडीपी ग्रोथ 2025 में है 2.7%। और टीवी पे डिबेट कर रहे हो आप। सेकंड प्लान 1956 1961। फर्स्ट प्लान में जीडीपी ग्रोथ हमारा टारगेट था 2.1%, अचीव किया है 3.6%। इस प्लान को हारोडोमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड प्लान, this plan period was 1956 and 1961. This plan is based on नेहरू-मोहलंबस स्ट्रेटेजी। इसको नेहरू-मोहलंबस मॉडल भी कहते हैं। इस प्लान में किस पे फोकस किया गया, इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स पे फोकस किया गया और सेकंड प्रायोरिटी दी गई है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे। इट वाज मॉडरेटली सक्सेसफुल। ये कामयाब हुआ है लेकिन मॉडरेटली, ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ क्योंकि हमारा टारगेट था 4.1% जीडीपी ग्रोथ हासिल करना, लेकिन हमने 4.1 हासिल किया। टारगेट था 4.5 और हासिल किया 4.1। ये रहा फर्स्ट एंड सेकंड प्लान।
1961 to 1965. This plan's period was 1961 to 1965. Self-reliant and self-generating economy was the goal. Priority to agriculture. And development of basic industries. This plan is known as Gadgil Yojana. The target growth rate was 5.6% and the achieved growth rate was 2.4%. A failure because of worst famine in 1965 to 66 in 100 years. Point 1. Indo-China conflict in 1962 and Indo-Pakistan 1965 diverted the resources from development to defense. Fourth plan, delayed by 3 years. That is 1965 to 1969. 1966 to 1969. फोर्थ प्लान डिले हो गया. पोस्टपोनमेंट. फोर्थ प्लान. थर्ड प्लान, दिस प्लान पीरियड वाज 1961 टू 65. थर्ड प्लान का पीरियड जो था वो 1961 से 65 तक. इस प्लान में सेल्फ रिलायंट मीन्स दैट हमें दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना है. नॉट डिपेंडिंग ऑन
अदर्स, खुद मुख्तार बनना है हमें। इस पे फोकस किया गया है। सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी वाज द गोल। सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग, खुद हम अपनी इकोनॉमी को जनरेट करेंगे ताकि दूसरों पर निर्भर न होना पड़े। ये हमारी थर्ड प्लान का गोल था, टारगेट था, ऑब्जेक्टिव थी। प्रायोरिटी किसको दिया गया है, इसमें एग्रीकल्चर को भी फोकस किया गया है और इंडस्ट्रीज को भी। बेसिक इंडस्ट्रीज पे फोकस किया है, एग्रीकल्चर को भी बढ़ाना है और इंडस्ट्रीज में भी डेवलपमेंट चाहिए हमें, एग्रीकल्चर में भी। इसको गाड़गिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। टारगेट ग्रोथ रखा था हमने 5.6%, अचीव किया 2.4%। फेलियर क्यों? बिकॉज ऑफ वर्स्ट फेमाइन इन 1965 to 66। 1965 में कहत साली शुरू हुई। पिछले 100 सालों में इतनी कहत साली कहीं नहीं थी जितनी 1965 में कहत साली थी। उसका असर पड़ गया हमारे प्लान पर। और इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट, जो हमारा वार हुआ इंडिया और चाइना के साथ 1962 में, और 1965 के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ हुआ, उसकी वजह से जो हमारे डेवलपमेंट पे खर्च होने थे रिसोर्सेज, वो चले गए डिफेंस की तरफ। वो इसमें खर्च हो गए, जंग में वो पैसा सर्फ हो गया, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रेट आगे नहीं बढ़ सकी है। एक कहत साली, .2 इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वहां की, इसकी वजह से क्या हुआ, डाइवर्टेड द रिसोर्सेज फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिफेंस। डेवलपमेंट की तरफ जो पैसा जाना था वो डिफेंस की तरफ चला गया, उसमें लग गया जंग में। फोर्थ प्लान जो था वो होना था 66 में शुरू, वो 69 में फिर शुरू हुआ। फोर्थ प्लान डिलेड पोस्टपोनमेंट बाय 3 years, दैट इज 1966 to 69। 3 साल वो चला गया, फोर्थ प्लान डिले हो गया। अब है फोर्थ प्लान 1969 to 1974। फोर्थ प्लान 1969 1974। The main objective of this plan was growth and stability. It laid emphasis on underprivileged and weaker sections of the society. The plan failed to achieve its targets. The target was 5.7% GDP and it achieved only 3.3%. Main achievements of
of the fourth 5-year plan was nationalization of 14 major Indian banks and the Green Revolution in India. जो चौथा प्लान शुरू हुआ वो 1969 और 1974 तक रहा। इसका ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। मेन फोकस था द प्लान it laid emphasis on underprivileged and weaker sections जो लोग होते हैं। अंडर प्रिविलेज्ड कौन से लोग होते हैं? बकौल मुंशी प्रेमचंद निचले तबके के लोगों को वो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास के लोग जो होते हैं उनको वो निचले तबके के लोगों से ताबिर करते हैं। अंडर प्रिविलेज्ड निचले तबके के लोगों को उठाना इस प्लान का मकसद था। एंड वीकर सेक्शंस कमजोर तबके के लोग। इस प्लान में टारगेट रखा गया 5.7 जीडीपी एंड अचीव किया 3.3% ऑन। लेकिन जो मेन अचीवमेंट्स इस दौर में हुए हैं वो थे नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर इंडियन बैंक्स नेशनलाइज हुए इस दौर में। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत इंडिया में शुरू हुई इस दौर में। अगरचि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत 1965 में लिखा जाता है कि एम एस स्वामीनाथन के हाथों से शुरुआत हुई, लेकिन दर हकीकत सही मायने में ग्रीन रेवोल्यूशन इस दौर में शुरू हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन हम पढ़ेंगे जियोग्राफी में, जिसमें हाई यील्डिंग सीड्स पे फोकस किया गया और फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। ये रहा फोर्थ प्लान। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वाज ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। It laid emphasis on underprivileged and weaker sections of the society. The plan failed to achieve its targets. The target was 5.7% GDP and it achieved only 3.3%. Main achievements of the 5-year plan was nationalization of 14 major Indian banks. एंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में शुरू हुआ, ये मेन अचीवमेंट इस दौर के रहे हैं। अब है फिफ्थ ईयर प्लान। फिफ्थ प्लान 1974 to 1979। The main objective of this plan was poverty eradication, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ and attainment of self-reliance. Of self-reliance. Target growth rate was 4.5%
whole GDP and achieved growth rate was 4.8%. The fifth plan terminated one year before the time period. That is 1978. फिफ्थ प्लान शुरू होता है 1974 टू 1979। इसका ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी इरेडिकेशन, देश में गरीबी को खत्म करना। गरीबी हटाओ का नारा इस प्लान में लगाया गया है। एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, खुद मुख्तार होना, ताकि चाहे हम एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, हम उनमें उतनी तरक्की कर सके ताकि दूसरों पर निर्भर न होना पड़े। टारगेट ग्रोथ रखा गया 4.4 GDP और अचीव किया गया 4.8। इसमें सक्सेसफुल हुए, लेकिन ये एक साल पहले ही खत्म हुआ। द फिफ्थ प्लान टर्मिनेटेड वन ईयर बिफोर द टाइम पीरियड, दैट इज 1978 में ही ये पीरियड खत्म हुआ। इसके बाद शुरू होता है 2 साल के लिए रूलिंग प्लान। अब है रूलिंग प्लान, प्लान के बाद आता है रूलिंग प्लान। रूलिंग प्लान 1978 to 1980। रूलिंग प्लान was brought out by the Janata Party government. Under Morarji Desai, Morarji Desai in 1978. The focus of this plan was enlargement of the employment opportunities in agriculture and allied activities to raise the income of low income. Sixth plan, 1980 to 1985. The basic objective of this plan
was removal of poverty. Through strengthening of infrastructure of both agriculture and industry. The target growth rate was 5.2% and achieved growth rate was 5.4. रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक रहता है. रूलिंग प्लान वाज ड्राफ्ट आउट बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट. जनता पार्टी गवर्नमेंट के अंडर से रूलिंग प्लान शुरू होता है अंडर मोरारजी देसाई इन 1978. इस प्लान का मकसद था द फोकस ऑफ दिस प्लान वाज एनलार्जमेंट, बढ़ाना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज. एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में लोगों के लिए रोजगार पैदा करना इस प्लान का मकसद था. अलाइड एक्टिविटीज में आता है एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, पोल्ट्री, सब कुछ आता है तकरीबन जो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होता है. इस फील्ड में लोगों के लिए रोजगार पैदा करना रूलिंग प्लान का मकसद था. फिर सिक्स्थ प्लान, इस प्लान का मकसद भी होता है जिस तरह हमने पढ़ा है फिफ्थ प्लान में, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी. फोर्थ प्लान में भी वीकर सेक्शंस, अंडर प्रिविलेज्ड क्लास पे फोकस किया गया, मीन्स दैट वहां भी रिमूवल ऑफ पॉवर्टी. फिफ्थ प्लान एंड सिक्स्थ प्लान में भी द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वाज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करना थ्रू स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को बढ़ावा देना ताकि देश में गरीबी खत्म हो जाए. टारगेट ग्रोथ रेट इसमें रखा गया 5.2% और अचीव हमने किया है 5.4%. अब है सेवंथ प्लान. सेवंथ प्लान सेवंथ प्लान 1985 to 1990. The basic objectives of this plan were: number one, to accelerate food grains production. Number two, to increase employment opportunities. Number three, and to raise productivity. The average growth rate was 6%
as against the targeted (5.6%) annual plan. 1990 to 1992. The eighth plan would not take off because of fast changing political situations in the country. This period saw the liberalization of Indian economy. Seventh plan, objectives of this plan. इस प्लान के ऑब्जेक्टिव क्या थे? एक्सेलरेट, बढ़ाना फूड ग्रेन्स इन द कंट्री एंड टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना एंड टू रेज प्रोडक्टिविटी, पैदावार को बढ़ाना इस सेवंथ प्लान का मकसद था। एवरेज ग्रोथ रेट रखा गया 6% एज अगेंस्ट टारगेटेड 5.6%। टारगेट था 5.6% और अचीव किया है हमने 6%। इसके बाद आता है एनुअल प्लान। एट्थ प्लान आने से पहले एनुअल प्लान 2 साल के लिए। द एट्थ प्लान कुड नॉट टेक अप बिकॉज ऑफ द फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशंस इन द कंट्री। कंट्री में फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से एट्थ प्लान जल्दी वजूद में नहीं आया, वो 2 साल पीछे हो गया। इसलिए 1990 to 1992 तक सिर्फ एनुअल प्लान ही फार्मुलेट किए गए हैं। लेकिन इसमें क्या देखने को मिला है? द पीरियड सॉ द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यही वो पीरियड था जहां से लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत हुई। क्योंकि एट्थ प्लान हम पढ़ेंगे नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह मॉडल, जहां हमने पढ़ा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वो दर हकीकत में रूलिंग प्लान से ही शुरुआत हुई है, वो हम अभी पढ़ेंगे। एट्थ प्लान, eighth plan 1992 to 1997. Process of physical reforms. And economic reforms initiated by Narasimha Rao. Rao's government. To prevent another major economic crisis. Number 1. Number 2, to increase the
increase the industrial growth rate to 7.5%. Number 3, to provide a new dynamism of the economy. And to improve the life of common man. It is also known as Rao Manmohan Singh model. एट्थ प्लान शुरू होता है 1992 से लेकर 1997 तक। इस प्लान में क्या कहा गया? प्रोसेस ऑफ फिजिकल रिफॉर्म लाए गए हैं एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय नरसिम्हा राव गवर्नमेंट टू प्रिवेंट अनदर मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस। अनदर मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ नरसिम्हा राव उन्होंने 2 रिफॉर्म्स इसमें लाए हैं। फिजिकल रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट के वो इकदाम जिनमें टैक्सेस और स्पेंडिंग्स को कैसे संभाला जाएगा वो देखे जाते हैं। जिस हुकूमत के वो इकदाम जिसमें टैक्सेस और हुकूमत के अखराजात गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स के जरिए मैशत को संभाला जाता है, इसमें तब्दीली लाई गई है। एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फिजिकल रिफॉर्म्स, significant changes. Physical reforms means significant changes in government's revenue, taxes, spendings and borrowings in order to improve the financial management. Economic reforms क्या है? Economic reforms are deliberate government policy changes to boost the country's economic efficiency by reducing the state control, empowering private sector's participation and removing the barriers. Economic reform में प्राइवेट स्टेट कंट्रोल को कम किया जाता है। Economic reforms are significant government changes to boost country's economic efficiency by reducing the state control. स्टेट का जो कंट्रोल होता है उसको कम किया जाता है। ओपनिंग अप मार्केट्स को खोले जाती है। मिसाल के तौर पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अहमियत दी जाती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। एंड रिमूविंग द बैरियर जो रुकावटें लासन परमिट राज जो था उसको खत्म कर दिया गया है इस प्लान में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंट्री में हो और ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ हो और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ जाए। ये रिफॉर्म लाए गए हैं इसमें। टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, इसमें टारगेट रखा गया है इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट को 7.5% तक हासिल करना। टू प्रोवाइड ए न्यू डायनामिज्म ऑफ द इकोनॉमी एंड टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ कॉमन मैन, एक आम इंसान की जिंदगी को बदलना इस प्लान का मकसद था। इट इज ऑल्सो नोन एज, इस प्लान को कहते हैं राव मनमोहन सिंह मॉडल। इस प्लान को कहते हैं, ये रहे 4 पॉइंट्स। और इसमें क्या क्या आता है? उस फर्स्ट इंडक्टिव प्लान, सिक्स्थ हायर
economic growth of 6.8% achieved. As against it is targeted 5.6%. Seventh, improvement in trade and current account deficit. Eighth, significant reduction in physical deficit. Ninth, agriculture growth and industrial growth increased. एट्थ प्लान की बात कर रहा हूं मैं. फर्स्ट इंडेक्टिव प्लान, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 6.8% achieved as against its targeted 5.6. फर्स्ट इंडेक्टिव प्लान क्या है? फर्स्ट इंडेक्टिव प्लान which marked a major shift from rigid centralized planning to flexible approach. First inductive plan which marked a major shift from rigid centralized planning to flexible approach, allowing market forces to play a larger role, reduces government intervention and fosters private sector's participation. India moved from its old pattern and embracing the LPG, liberalization, privatization and globalization. फर्स्ट इंडेक्टिव प्लान जो हमें दिखाता है विच मार्क्ड अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम रिजिड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. हमारे पास जो गवर्नमेंट थी तब तक वो रिजिड थी, सेंट्रल कंट्रोल करता था, लासन परमिट राज था, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को अलो नहीं करते थे इससे पहले. फिर यहाँ प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया कि आप आ जाओ, इन्वेस्टमेंट करो, और गवर्नमेंट की जो मुदाखलत होती है उसको कम कर दिया गया, लासन परमिट राज खत्म किया गया और इजाज़त दी गई इन्वेस्टमेंट करो, प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वाइट किया गया है. हम जो ओल्ड पैटर्न हमारा जो था ओल्ड सिस्टम उससे हम निकल कर हमने एलपीजी को एम्ब्रेस किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को हमने एम्ब्रेस किया. यही मीनिंग है फर्स्ट इंडेक्टिव प्लान. हमारा हायर इकोनॉमिक ग्रोथ था, हमने इस प्लान में 6.8% अचीव किया है, टारगेट था 5.6. इंप्रूवमेंट, ट्रेड में इंप्रूवमेंट हुई एंड करंट अकाउंट डिफिसिट मींस तुजारत में जो खसारा होता है, तुजारत व्हेन कंट्रीज इंपोर्ट्स एक्सीड्स इट्स एक्सपोर्ट्स, उसको करंट अकाउंट डिफिसिट कहते हैं. व्हेन कंट्रीज इंपोर्ट्स एक्सीड्स इट्स एक्सपोर्ट्स, उसको करंट अकाउंट डिफिसिट कहते हैं. जब कंट्री इंपोर्ट ज्यादा करती है और एक्सपोर्ट कम करती है तो तुजारत में खसारा होता है, उस खसारे को कम कर दिया गया है इस प्लान में. इंप्रूवमेंट हुई ट्रेड में और करंट अकाउंट डिफिसिट में कमी वाक़ा हुई. सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन फिजिकल डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट में कमी वाक़ा हुई. फिजिकल डिफिसिट आकर
when government's total spendings exceeds its total revenue। आमदनी 8 खर्चा रुपया। हमारे पास आमदनी 8 होती थी और खर्चा रुपया करते थे, उस पर लगाम लग गई। गवर्नमेंट ने उन इश्यूज को देखा। फिजिकल डिफिसिट when government's total spendings exceeds its total revenue। आमदनी कम होती थी और खर्चा हम ज्यादा करते थे, ज्यादा होता था, उस पर लगाम लग गई। एग्रीकल्चर ग्रोथ इस प्लान में देखा गया है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखा गया है। ये रहा 8th प्लान। अब है 9th प्लान। 9th प्लान 1997 2002। Point number 1, growth with social justice and equality। Point 2, emphasizes on 7 basic minimum services। Basic minimum services, which includes safe drinking water and universalization of primary education। Point number 3, ensuring food and nutritional security to all। Point 4, empowerment of women, scheduled castes, scheduled tribes, OBC, other backward classes। The economy grew at 5.4% only because of global economic slowdown and other factors। 9th प्लान, इसका मकसद था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। इसमें फोकस किया गया 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज। 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज में इंक्लूड होता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन को आम करना इसका मकसद था। इंश्योरिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू ऑल, हर किसी के पास ग़िज़ा होनी चाहिए और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन को एम्पावर करना है और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस को एम्पावर करना इसका मकसद था।
इस वक्त द इकोनॉमी ग्रीव एट 5.4% ऑनली। इकोनॉमी इसमें 5.4% सिर्फ ग्रीव ही बढ़ी है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड अदर फैक्टर, जिसकी वजह से यहाँ इकोनॉमी ज्यादा ग्रीव नहीं हो सकी। अब है 10th प्लान। 10th प्लान 2002-2007। The 10th plan aimed at achieving 8% GDP growth, increase in GDP growth to 7.6% compared to 5.4% in the 9th plan. Aim to improve the overall framework of the governance. Fourth, agriculture was the core element. टेंथ प्लान में एम रखा गया कि हम 8% GDP ग्रोथ हासिल करेंगे, लेकिन हासिल किया है 7.6%। वो भी अच्छा है कंपेयर टू 5.4% इन द 9th प्लान में सिर्फ 5.4% रहा। इसका मकसद था टू इम्प्रूव द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नेंस। तमाम फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है। एग्रीकल्चर वाज द कोर एलिमेंट, एग्रीकल्चर पे खास फोकस किया गया है इस प्लान के तहत। अब है 11th प्लान। 11th प्लान 2007-2012। The 11th plan document was titled with faster and more inclusive growth. The broad vision of 11th plan includes number 1, rapid growth. That reduces poverty.
and creates employment. Access to essential services in health and education sector are poor. Empowerment through education and skill development. Extension of employment opportunities. Employment opportunities using NREGA. Environment sustainability. Six. Improvement in governance. Seven. Reduction in gender inequality. Target of average GDP growth of 8.1% and achieved growth rate of 7.9%. Services sector continued to register a growth rate of more than 10%, means that more employment opportunities were provided. 11th plan 11th प्लान डॉक्यूमेंट व टाइटल्ड विथ ये क्वेश्चन भी आया था 11th प्लान का टाइटल क्या था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ फास्टर एंड मोर द ब्रॉड विजन ऑफ 11th प्लान इंक्लूड्स रैपिड ग्रोथ इसका मकसद था 11th प्लान का जो 2007 से 2012 तक था रैपिड ग्रोथ ताकि जिससे पॉवर्टी कम हो जाए और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाए
access to essential services in health and education for poor. हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के जरिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नरेगा के जरिए लोगों को रोजगार देना, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट को महफूज रखना इस प्लान का मकसद था। इम्प्रूवमेंट इन गवर्नेंस में बढ़ोतरी लाना, रिडक्शन इन जेंडर इनइक्वलिटी जो है उसको कम करना। एवरेज टारगेट ग्रोथ रेट जो 11th प्लान में था वो 8.1% और हमने अचीव किया था 7.9%। सर्विसेज सेक्टर कंटिन्यू टू रजिस्टर ए ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 10%। सर्विस सेक्टर ने ग्रोथ रेट हासिल किया, मीनिंग दैट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वेल प्रोवाइडेड इन द सर्विसेज सेक्टर। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट था हमारा टारगेट 4% और अचीव किया 3%। ये था छोटा मोटा 11th प्लान। आपको खुद भी पढ़ना है, मैंने बार बार कहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको, बाकी आपको खुद बुक खोलिए और डिटेल के साथ पढ़िए। अब पढ़ेंगे हम 12th प्लान। 12th 5-year प्लान। 12th प्लान 2012 2017। The approach paper of the 12th 5-year plan is concerned with faster, sustainable and more inclusive growth. In it, the challenges of urbanization, has been one of the key focus areas. Other areas includes poverty and employment, education, health, environmental sustainability, services sector, etc. Target growth rate was 9.1% and achieved growth rate was
8.2%। 12th प्लान जो शुरू हुआ उसका जो टाइटल था वो था फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें अर्बनाइजेशन पे फोकस किया गया है, अर्बनाइजेशन पे फोकस किया गया है और इसके अलावा पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी को किस तरह खत्म किया जाए, एम्प्लॉयमेंट रोजगार किस तरह बढ़ाया जाए, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी किस तरह रखी जाए, सर्विसेज सेक्टर को किस तरह बढ़ावा मिले, इन इश्यूज पे बात हुई है। टारगेट ग्रोथ रखा गया था इसमें 9.1% और अचीव हुआ 8.2%। जो टारगेट रखा है वो किसने रखा है? प्लानिंग कमीशन ने। टारगेट रखती है प्लानिंग कमीशन, जो मैंने समझाया नीति आयोग। नीति आयोग जिसे थिंक टैंक कहते हैं, टारगेट वही रखती है कि इन 5 सालों में हमारी ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए। फिर कितना हम अचीव कर पाती है ये नीति आयोग ही डिसाइड करती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये हुआ छोटा मोटा 5 ईयर प्लान हमने पढ़े हैं। थैंक यू।